हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पोलन ग्रेन पूरा कंप्लीट कर लिया था, पोलन प्रोडक्ट कर लिए थे, हमने पोलन वायबिलिटी भी इसमें कवर कर ली थी और साथ में क्रायो प्रिजर्वेशन भी हमने देख लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पिस्टल। इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, पिस्टल हम कार्पेल को बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम ओव्यूल को बोलते हैं और फिर उसके अंदर ओव्यू एम्ब्रियो सैक बनेगा। अब वो किस क्या 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 इसमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो गाइनोसियम क्या होता है। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है फ्लावर में। अब फ्लावर में जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा तो फ्लावर दो तरह का होता है, जिसमें एक कार्पेल हो, ऐसा गाइनोसियम जिसमें एक कार्पेल हो तो उसको हम मतलब कि एक कार्पेल हो या एक पिस्टल हो उसको हम मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। और अगर एक से ज्यादा है तो हम उसको मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। अगर एक ही कार्पेल है तो हम उसको मोनोकार्पेलरी बोलते हैं और एक से ज्यादा है तो हम इसको मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं। अब मोनोकार्पेलरी में तो एक ही ऑप्शन है कि वो एक ही कार्पेल है, बस ये इस तरह से एक कार्पेल बनाएगा। ये स्टिग्मा हो गई, ये स्टाइल हो गई और ये ओवरी हो गई। तो ये जो बना ये सिंगल कार्पेल है, तो ये मोनोकार्पेलरी हो गया। मल्टी कार्पेलरी में कई सारे कार्पेल्स होता है। मल्टी कार्पेलरी में दो तरह के हो सकते हैं, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस और मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। अब सिनकार्पस का मतलब क्या होता है कि जब पिस्टल जो होती हैं, मोर देन वन पिस्टल मे बी फ्यूज्ड टुगेदर। अगर वो पिस्टल फ्यूज्ड है तो मल्टी कार्पेलरी कहलाएगा, सिनकार्पस कहलाएगा। और अगर वो सभी पिस्टल फ्यूज्ड नहीं है, सारी पिस्टल अलग अलग हैं, फ्री हैं एक दूसरे से, तो हम उसको बोलेंगे एपोकार्पस। तो हम कह सकते हैं कि मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस तो वो साथ में है, सारी कार्पल्स जो हैं वो फ्यूज्ड हैं। और अगर कहा एपोकार्पस तो सारे कार्पल वो फ्री फॉर्म में है, अलग अलग है, मे बी फ्री, तो उसको हम एपोकार्पस बोल देते हैं। और अगर फ्यूज टुगेदर तो हम उसको सिनकार्पस बोल देंगे। अब अगर एक कार्पेल की बात करें तो उसमें तीन पार्ट्स हुआ करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में जो स्टिग्मा है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाता है किसके लिए, पोलन ग्रेन के। मतलब पोलन ग्रेन अगर आएगा तो पोलन ग्रेन, ये अगर स्टिग्मा है तो पोलन ग्रेन इधर स्टिग्मा पे लैंड करता है पॉलिनेशन के दौरान। नेक्स्ट क्या होगा, स्टाइल। स्टाइल क्या है, एक एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि स्टिग्मा से कनेक्ट होके ओवरी तक जाती है, या फिर हम कहें एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है, वो स्टाइल होती है। नेक्स्ट, अब ओवरी क्या है। ओवरी एक कैविटी हम कह सकते हैं, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होगी। कैविटी मतलब खाली जगह, ऐसा कुछ कि अगर यहाँ ये ओवरी है, ये ओवरी है तो ये जो फ्री स्पेस है इसको ओवेरियन कैविटी बोलेंगे। इस ओवेरियन कैविटी में जो प्लासेंटा होगा उससे कनेक्टेड ओव्यूल्स देखने को मिल जाएंगे इसमें। अभी किस तरह से होगा वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे अब मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस और मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन हम देखते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये हिबिस्कस है, बिना फ्लावरिंग स्ट्रक्चर्स के, मतलब कि इसमें से सेपल्स पेटल्स को निकाल दिया गया है। सेपल्स पेटल्स निकालने के बाद इसमें जो बचा ये कार्पेल बची है, और कार्पेल में ये मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस है। ये जो है मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन यहाँ दिखाई दे रही है। इस ओवरी में यहाँ पे इसमें एक्चुअल में 5 कार्पेल प्रेजेंट है। अब वो 5 कार्पेल प्रेजेंट है वो सारे साथ में फ्यूज्ड भी हैं। अब 5 कार्पेल साथ में फ्यूज्ड हैं तो उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। तो हिबिस्कस में मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन होती है। ये सारे स्टिग्मा ये फ्यूज्ड हैं, इसमें कई सारी ओवरी हैं तो ये भी फ्यूज्ड है सारी, तो इसको भी बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। तो अभी तक हिबिस्कस क्या है, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। ये है पेपवर्स सोमनीफेरम, ये भी मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन है। जो पेपवर्स सोमनीफेरम है इसको पॉपी प्लांट भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें दिखाई दे रहा है माइकेलिया। अभी जो माइकेलिया है
ये भी मल्टी कार्पलरी है, लेकिन ये सारे कार्पल अलग अलग हैं। जैसे कि ये एक यूनिट जो इसमें दिखाई दे रही है, ये एक अकेली यूनिट जो इसमें दिखाई दे रही है, ये सब कार्पल्स हैं। जैसे कि ये जो बनाए हैं, ये सब कार्पल्स हैं। अब कई सारे कार्पल हैं, तो ये क्या है, मल्टी कार्पलरी है। लेकिन सभी कार्पल्स अलग अलग हैं, सभी की जो स्टिग्मा है सबकी अलग अलग है। तो इसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस कंडीशन, ये वाली मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। तो माइकेलिया क्या हो गया, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। और पेपर सोमनीफेरम हो गया मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। हिबिस्कस भी क्या हो गया, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। अब नेक्स्ट जो डायग्राम इसमें बना हुआ है, नेक्स्ट डायग्राम ये ओव्यूल का है। अब ये ओव्यूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है। हम कई सारे टाइप पढ़ते हैं ओव्यूल के, लेकिन हमें याद कौन सा रखना है, एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल याद रखना है। इसमें जो ये टर्न होता है 180 डिग्री पे घुमा हुआ होता है। 180 डिग्री मतलब ऐसे आ रहा था एकदम टर्न हो गया, तो ये 180 डिग्री पे घुमा हुआ है। अब इसको अगर समझते हैं, तो यहाँ पे अगर माना तो ये एक एक्सिस लाइक स्ट्रक्चर हो गई। जैसे ओवरी किस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से ओवरी होती है। इस एक्सिस से ओव्यूल्स अटैच होंगे कुछ ऐसे। ये एक रफ डायग्राम है। तो अब ये एक्सिस से अटैच है, ये एक्सिस बनाई, ये वाली कुछ वही एक्सिस थी बीच वाली। अब यहाँ से एक स्ट्रक्चर आएगी, वो स्ट्रक्चर इसको ओव्यूल से कनेक्ट करेगी। ये स्ट्रक्चर ओव्यूल से इसको कनेक्ट कर रही है। इस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा इज कनेक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड ओवरी। प्लेसेंटा इज कनेक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड ओवरी। तो प्लेसेंटा हो गया। अब प्लेसेंटा जिसके द्वारा कनेक्ट है ओव्यूल से, उसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। जिसके द्वारा ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा जिसके द्वारा ये ओव्यूल से कनेक्ट है, उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। और वो जगह जहां से ये फ्यूनिकल है, ये ओव्यूल है, वो जगह जहां से ये फ्यूनिकल इस ओव्यूल से जुड़ा होता है, उस जगह को हम हाइलम बोलते हैं। उस जगह को हम हाइलम बोलते हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये हाइलम है। तो हाइलम क्या है, हाइलम इज ए जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। हाइलम इज ए जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। अब हमें यहाँ पे क्या क्या और दिखाई दे रहा है, ये इंटेग्यूमेंट दिखाई दे रहा है। ये वाला जो दिख रहा है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट है। अब इधर आउटर इंटेग्यूमेंट के बाद ये जो दिख रहा है, ये इनर इंटेग्यूमेंट है। तो इंटेग्यूमेंट बेसिकली लेयर्स के फॉर्म में है, और हमने पहले भी पढ़ा है, लेयर्स कहीं भी हो, वो लेयर्स मेन काम उनका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना होता है। अब ये जो आउटर इंटेग्यूमेंट है और ये जो इनर इंटेग्यूमेंट है, ये दोनों इस जगह से फ्यूज नहीं हुए। क्योंकि इस जगह से फ्यूज नहीं हुए, तो यहाँ पे एक ओपनिंग रह गई। इस ओपनिंग को नाम देते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल क्या है, ये एक ओपनिंग रह जाती है जहाँ पे आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट आपस में फ्यूज नहीं होते हैं। अब ये जो आउटर इंटेग्यूमेंट है, जब ये सीड की फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, तो आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा बनाता है। टेस्टा, जो कि आउटर लेयर होती है सीड कोट की। सीड कोट की आउटर लेयर टेस्टा होती है, और वो आउटर इंटेग्यूमेंट से बनी होती है। और सीड कोट की इनर लेयर टेगमेन होती है, जो कि इनर इंटेग्यूमेंट से बनी होती है। अब आउटर इंटेग्यूमेंट हमने समझा, इनर इंटेग्यूमेंट हमने समझा, तो ये दोनों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। अब इसके बाद की जो लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली, ये कहलाती है न्यूसेलस। अब ये जो न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस एक न्यूट्रेटिव टिश्यू है। ये न्यूसेलस एक न्यूट्रेटिव टिश्यू है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक को। ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। तो न्यूसेलस इज नर्स टिश्यू। अब ये न्यूसेलस एक नर्स टिश्यू है। अब इसके बाद हमें कौन दिखाई दे रहा है,
ये है एम्ब्रियो सैक, ये जो है ये है एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, हाइलम। हाइलम क्या था, कनेक्शन बिटवीन या जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। फ्यूनिकल क्या था, जो कि प्लासेंटा से ओव्यूल को कनेक्ट करवाता है। माइक्रोपाइल क्या था, जहाँ पे आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट फ्यूज नहीं होते और एक ओपनिंग रह जाती है, उसको माइक्रोपाइल बोलते थे। आउटर इंटेगुमेंट बाहर वाला इंटेगुमेंट लेयर हम कह सकते हैं, इनर इंटेगुमेंट उसके अंदर वाली लेयर। न्यूसेलस भी एक लेयर है जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू है, एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। एम्ब्रियो सैक क्या है, यहीं पे मेगा स्पोर बनते हैं। अब अब यहाँ पे हमने माइक्रोपाइल पढ़ा था। अब वो साइट जहाँ पे माइक्रोपाइल होती है उसको माइक्रोपाइलर पोल बोलते हैं, और माइक्रोपाइलर पोल के जस्ट अपोजिट में सेल्जल पोल होता है। माइक्रोपाइलर पोल के जस्ट अपोजिट में सेल्जल पोल होता है, और हम सेल्जा को बेस मानते हैं। किसी भी ओव्यूल का बेस जो माना जाता है वो सेल्जा को माना जाता है। तो सेल्जा क्या हो गया, एक बेस हो गया। अब इस बेस से आगे अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसकी लाइनों में क्या लिखा है। तो सबसे पहले तो मेगास्पोरेंजियम क्या है, राइजिंग फ्रॉम प्लासेंटा, प्लासेंटा से अराइज हुआ तो मेगास्पोरेंजियम कहलाएगा, जिसको हम ओव्यूल भी बोल देते हैं कॉमनली। तो ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम दोनों सेम चीज है। अब नंबर ऑफ ओव्यूल पर ओवरी वेरी करता है, जैसे कि वीट में, पेडी में और मैंगो में एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, वन ओवरी में वन ओव्यूल। अब अदर कौन है, जैसे कि पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ऑर्किड हो गया, इसमें वन ओवरी या सिंगल ओवरी है मोर देन वन ओव्यूल्स। ओव्यूल की हमने स्ट्रक्चर पढ़ी। ओव्यूल की स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या था, स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करती है। अब हाइलम क्या है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद इन दिस रीजन, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल इन दिस रीजन, मतलब कि इस रीजन में जो फ्यूनिकल है वो ओव्यूल से फ्यूज हो रहा है, उस जंक्शन को हम हाइलम बोल देते हैं। दस हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हाइलम ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में एक जंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जंक्शन है जिसको हमने हाइलम बोला था। अब इंटेगुमेंट क्या है, ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोडक्टिव एनवेलप, जिसको इंटेगुमेंट बोलते हैं। तो इंटेगुमेंट क्या है, प्रोडक्टिव एनवेलप है, जो कि बाद में जब सीड में ये डेवलप होगा तो सीड की फॉर्म में टेस्टा और टेगमेंट बनाते हैं। टेस्टा आउटर इंटेगुमेंट से बनी होती है और टेगमेंट इनर इंटेगुमेंट से बनी होती है। अब इसके बाद हमें माइक्रोपाइल दिखाई देता है। इंटेगुमेंट एनसर्कल द न्यूसेलस, न्यूसेलस के चारों तरफ इंटेगुमेंट होते हैं, लेकिन कुछ जगह पे ये एब्सेंट होता है, वहां पे माइक्रोपाइल बन जाता है। जैसे कि ये न्यूसेलस था, इस न्यूसेलस के चारों तरफ हमें ये इंटेगुमेंट दिखाई दे रहा है। अब ये इंटेगुमेंट जहां पे एब्सेंट है उसको हमने माइक्रोपाइल बोला था। अब माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में जो होगा वो सेल्जा होता है, उसको सेल्जल पोल भी बोलते हैं। न्यूसेलस क्या करेगा, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और रिजर्व फूड मटेरियल किसके लिए है, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो सैक है इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट वो होता है जहाँ पे गैमेट प्रेजेंट हो, जैसे कि मेल गैमेटोफाइट हम पोलन ग्रेन को बोलते थे, तो पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, पोलन ग्रेन गैमेटोफाइट है। इसी तरह से एम्ब्रियो सैक भी गैमेटोफाइट है। अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर इसकी समझी। स्ट्रक्चर समझने के बाद अब आता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ कैसे, क्या क्या उसमें होता है। तो अब मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल है। अब मेगास्पोर मदर सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, नेक्स्ट डायग्राम में हम समझते हैं इसको। अब हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कोई भी मदर सेल हो वो मदर सेल मियोसिस करती है। मदर सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी हम इसको मान सकते हैं कि अगर मदर सेल है तो वो मियोसिस करेगी ही। अब मदर सेल मियोसिस करेगी तो मदर सेल खुद होगी डिप्लॉइड। जब मदर सेल डिप्लॉइड होगी तो 2n कंडीशन यहाँ पे होगी, तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2n कंडीशन। तो मदर कैसी है, डिप्लॉइड है। अब इसके चारों तरफ ही न्यूसेलस की लेयर दिखाई दे रही है जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू था।
ठीक है। मदर सेल 2n हो गई। मदर सेल जब 2n हो गई तो अब ये डिवीजन हुआ मियोसिस। मियोसिस होता है दो पार्ट्स में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो जब मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो मियोसिस फर्स्ट कैसा होता है? रिडक्शनल, रिडक्शनल डिवीजन। तो अब मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें दो ड्यूटर सेल बनी। तो पहली वाली जो बनी वो भी हैप्लॉइड, दूसरी वाली जो बनी वो भी हैप्लॉइड। अब यहाँ पे दो ड्यूटर सेल है मियोसिस फर्स्ट के बाद, तो यहाँ पे दो ड्यूटर सेल है तो उसको बोलेंगे मेगास्पोर डायाड। डायाड वर्ड हम दो के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे डायाड, मेगास्पोर डायाड। तो ये क्या बन रहे हैं? मेगास्पोर बन रहे हैं जो कि हैप्लॉइड हो चुके हैं। अब ये मियोसिस सेकंड करेगा। मियोसिस सेकंड जो होता है वो एक इक्वेशनल डिवीजन होता है जो कि माइटोसिस के जैसा होता है। मियोसिस सेकंड इक्वेशनल डिवीजन। अब इक्वेशनल डिवीजन है तो यहाँ पे दो डॉटर सेल थी, तो दो डॉटर सेल दो दो में डिवाइड हो जाएंगे, एक से दो बने और इस एक से भी दो बने। ये चार जो बने ये चारों हैप्लॉइड हुए, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो डायरेक्शन है ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे चैलेंजल एंड होता है क्योंकि चैलेंजल एंड माइक्रोपाइलर के जस्ट अपोजिट में होता है। तो ये माइक्रोपाइलर एंड इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ चैलेंजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड इसके जस्ट अपोजिट में चैलेंजल एंड है। अब याद क्या रखना है, इसमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। ये भी डीजनरेट हुआ, ये भी डीजनरेट हुआ, ये भी डीजनरेट हुआ। ये डीजनरेट हुए क्यों? सबसे पहली बात, जब डीजनरेट होंगे तो ये अपना न्यूट्रिटिव मटेरियल, अपना सारा मटेरियल एक ही मेगास्पोर को दे देते हैं तीनों मिलकर। जब तीनों एक ही मेगास्पोर को दे देंगे तो ये तीनों डीजनरेट हो जाएंगे। ये गया, ये गया, ये गया। अब पूछेगा किस डायरेक्शन के डीजनरेट हुए, तो माइक्रोपाइलर एंड के 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गए और एक फंक्शनल मेगास्पोर बच जाता है। तो कितने गए? 3 गए। तो हम कहेंगे माइक्रो वाले 3 मर गए और ये सेल्जल एंड की साइड है तो सेल्जा वाला आगे चला गया। तो माइक्रो वाले 3 मर गए, सेल्जा वाला आगे चला गया। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक बचा, ये फंक्शनल मेगास्पोर कहलाएगा। ये कहलाएगा फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये भी कैसा होगा? ये भी हैप्लॉइड होगा। अब फंक्शनल मेगास्पोर जब हैप्लॉइड है तो इसको हम आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, इधर फंक्शनल मेगास्पोर बनाते हैं। ये एक मेगास्पोर बनाया जिसको बोला फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है यहाँ से अब ये माइटोसिस शुरू करेगा। क्यों? फंक्शनल मेगास्पोर कैसा है? हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड सेल में मियोसिस पॉसिबल नहीं है। अब ये क्या करेगा? माइटोसिस। माइटोसिस में भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, सेल अभी डिवीजन नहीं कर रही है, मतलब साइटोकाइनेसिस अभी नहीं हो रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में ये पहला माइटोसिस हुआ, माइटोसिस। माइटोसिस में एक से दो न्यूक्लियस बन गए, यहाँ एक था, यहाँ से दो न्यूक्लियस बन गए और दोनों हैप्लॉइड होंगे क्योंकि माइटोसिस है। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। फिर दूसरा माइटोसिस हुआ यहाँ पे, ये पहले नंबर का माइटोसिस। ये फर्स्ट सेकंड नहीं है, माइटोसिस एक ही स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप में, मतलब कि सिंगल माइटोसिस होता है। मियोसिस में जैसे दो पार्ट्स होता है, एक रिडक्शनल एक इक्वेशनल। माइटोसिस सिर्फ इक्वेशनल होता है और एक ही पार्ट में कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे दूसरा माइटोसिस हुआ। जब दूसरा माइटोसिस हुआ तो यहाँ पे फिर से दो में डिवाइड हो गए, यहाँ पे नेक्स्ट तीसरा माइटोसिस होगा। तो टोटल 3 माइटोसिस और एक मियोसिस होता है। तो यहाँ एक कंप्लीट मियोसिस हुआ, यहाँ पे 3 हमें माइटोसिस देखने को मिले। तो एक एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए एक मियोसिस और 3 माइटोसिस लगते हैं। अब माइटोसिस में क्या क्या हुआ? यहाँ एक से दो बन गए,
फिर 2 से इधर 2 और इधर 2, मतलब 2 से 4 बने, फिर 4 से 8 बन गए, तो 8 न्यूक्लियस यहाँ बन गए। अब इसमें इसको हम बोल सकते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या फिर न्यूक्लियर डिवीजन। अभी तक यहाँ पे सेल नहीं बनी थी, अब यहां से सेलुलराइजेशन शुरू होगा, मतलब सेल बनना शुरू होगी, तो हम बोलेंगे सेल्यूलराइजेशन। जब सेल बनना शुरू होगी तो यहाँ पे 3 एक तरफ चलेगा और 3 एक तरफ चलेगा। जब 3 एक तरफ चलेगा तो यहाँ पे 3 ने मिलकर एंटीपोडल सेल बनाए और 3 ने एग एपरेटस बनाए। अब एंटीपोडल सेल जो होती है वो भी नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, तो एंटीपोडल सेल भी नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी। अब 2 बीच में बच गए, तो ये दोनों जो बीच में बचे इनको पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे, एंटीपोडल, एग एपरेटस, पोलर न्यूक्लियाई। अब कौन कौन क्या क्या बनाएगा, तो सबसे पहले तो ये इन्वर्ट कर दिया गया है, इधर का हिस्सा इधर दिखेगा और इधर का हिस्सा इधर दिखेगा। अब पलट दिया, पलटने के बाद न्यूक्लियस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस है। और सेल कितनी है, 1 2 3 4 5 और एक इसके पीछे एग सेल 6 और ये सेंट्रल सेल 7। तो ये जो स्टेज बनी ये बनी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। ये स्टेज जो बनी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। यहाँ पे कौन कौन दिखाई दे रहा है, 3 एंटीपोडल सेल जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिड और एक एग। अब ये जो सिस्टम बना इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो डेवलप मैच्योर एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए कितने कितने कंडीशन लगी, सबसे पहले तो 1 कंप्लीट मियोसिस और 3 माइटोसिस लगे। फिर उसके बाद सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस उसमें देखने को मिला। साइटोकाइनेसिस के बाद मेगास्पोर बनता है। अब इसमें जो एग सेल दिख रही है, एग सेल को अगर सिनर्जिड सेल के साथ कंबाइन करें तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एग एपरेटस। तो एग सेल प्लस सिनर्जिड सेल ये दोनों मिलकर एग एपरेटस बनाते हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई है N प्लस N। जब ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं तो ये फ्यूज होने के बाद 2n कंडीशन में जाएंगे जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब क्या बचा, ये एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल ये हैप्लॉइड होते हैं। अब जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये एंडोस्पर्म बनाने में काम में आएगा। कैसे काम आएगा, कि जो सिनर्जिड सेल दिख रही हैं, ये सिनर्जिड सेल एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। अब ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेगा, जो पोलन ट्यूब आने वाली है, पोलन जर्मिनेशन से जो पोलन ट्यूब आएगी उसको गाइड करने का काम इसी फिलीफॉर्म एपरेटस का है। जब पोलन ट्यूब आती है तो उसके पास 2 मेल गैमीट होते हैं, जो कल हमने सिनर्जिड सेल पढ़ी थी 2, तो वो 2 मेल गैमीट होते हैं। तो 2 जनरेटिव सेल, सॉरी 2 जनरेटिव सेल जो होती हैं उसके पोलन ग्रेन के पास 2 जनरेटिव सेल, वो दोनों जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट होते हैं, बराबर 2 मेल गैमीट्स। अब उनमें से एक गैमीट किसके पास जाएगा, एक गैमीट तो जाएगा एग सेल के पास, और एग सेल के पास एक गैमीट जाएगा तो वो करेगा फ्यूजन, और फ्यूजन जब करेगा तो उसको बोलते हैं सिनगैमी, और सिनगैमी से जाइगोट बनाएगा। दूसरा किसके पास जाएगा, दूसरा जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गए थे, तो 2n तो ये पहले से है, एक हैप्लॉइड सेट और आ जाएगा तो 3n कंडीशन हो जाएगा जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या क्या, कि अगर
एग सेल के साथ एक मेल गैमीट आया जिसको हम जनरेटिव सेल बोल रहे थे, और ये फ्यूज हुआ, फ्यूज होने को बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी, तो सिनगैमी हुआ, सिनगैमी मतलब फ्यूजन। अब दूसरा क्या था, दूसरा मेल गैमीट, ये तो पहला मेल गैमीट हो गया, दूसरा मेल गैमीट किसके पास जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस था, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मेल गैमीट फ्यूज होगा, तो जब ये मेल गैमीट फ्यूज हुआ, तो ये मेल गैमीट जब फ्यूज होगा तो ये 3n कंडीशन बनेगी, जो कि बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अगर इसकी प्लॉइडी की बात करें तो एग सेल हैप्लॉइड होती है, मेल गैमीट हैप्लॉइड था, सिनगैमी 2n होगा, जिसको जो कि जाइगोट बन जाएगा बाद में। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस n+n किया था तो वो 2n कंडीशन में आ गया, और जो मेल गैमीट था वो हैप्लॉइड था, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n कंडीशन में हो गया, जो कि बाद में एंडोस्पर्म बनाता है। अब वो कैसे बनेगा वो हम आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बाद में एंडोस्पर्म बन जाएगा। अब ये जो बना था इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म बना था इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि 3n हो गए ना यहाँ पे, तो इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला। अब सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इसको कंबाइंडली बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हमने मेगास्पोर के बारे में देखा। अब मेगास्पोर के बारे में और लिखा क्या 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 है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल बन चुकी थी माइक्रोपाइलर रीजन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मेगास्पोर किस रीजन में बनी, तो मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर रीजन में बनती है। मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर रीजन में बनती है, न्यूसेलस में। अब मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ये पूरा न्यूसेलस था, ये पूरा न्यूसेलस था, ये न्यूसेलस, इस न्यूसेलस में माइक्रोपाइलर एंड पे मेगास्पोर मदर सेल बनी, और वो मदर सेल डिवीजन करती है, मियोसिस करती है। तो ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएटेड ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, ओव्यूल सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में मदर सेल बनाएगा इन माइक्रोपाइलर रीजन में, किधर, न्यूसेलस में। अब इट इज ए लार्ज सेल कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म, तो मेगास्पोर मदर सेल के पास डेंस साइटोप्लाज्म हुआ करता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट क्या है, ये मियोटिक डिवीजन करता है, क्योंकि मदर सेल है तो हमेशा मियोटिक डिवीजन ही करेगा। अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मियोसिस, मियोसिस क्यों करते हैं, मियोसिस अभी अभी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में उस सेल डिवीजन में, कि जो मियोसिस होता है वो मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बैलेंस करता है जनरेशन टू जनरेशन। तो अब मेगास्पोर बने चार मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट हो गए थे, 4 में से 3 डीजनरेट हो गए थे। अब फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा, इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, एक मेगास्पोर फंक्शनल बचेगा, बाकी 3 डीजनरेट कर गए थे। क्यों डीजनरेट कर गए थे, क्योंकि एक को फंक्शनल बनाना था इसलिए। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, एक अकेला फंक्शनल मेगास्पोर जो है, ये अकेला फंक्शनल मेगास्पोर ही गैमेटोफाइट बनाता है। तो हम कह सकते हैं ये जो बचा ये अकेला फंक्शनल स्पोर ही था, जो कि पूरा फीमेल गैमेटोफाइट प्रिपेयर कर रहा है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन is a single megaspore
इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक। अब क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या कि ये एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा था, एक फंक्शनल मेगास्पोर ही पूरे एम्ब्रियो सेक को बना रहा है, तो अकेले से एम्ब्रियो सेक बना सिंगल मेगास्पोर से, तो इसको हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक मेगा मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। तो ये कैसे कहलाएगा? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाएगा। मतलब अगर 4 टोटल बने मेगास्पोर, जिसमें से 3 डीजनरेट कर गए और एक फंक्शनल बचा, अब ये फंक्शनल ही कंप्लीट एम्ब्रियो सेक को बना रहा है। अब ये कंप्लीट एम्ब्रियो सेक को जब बना रहा है तो इसको हम बोल देंगे मोनोस्पोरिक, क्योंकि अकेले से बना है। अब इसमें पूछा गया है व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ न्यूसेलस। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो न्यूसेलस है, ये जो न्यूसेलस है, इसमें किसी भी प्रकार का मियोसिस नहीं हुआ है। जब किसी भी प्रकार का मियोसिस नहीं हुआ है तो इसमें जो प्लॉइडी प्लांट की रही है वही प्लॉइडी न्यूसेलस की रहेगी। मतलब अगर प्लांट डिप्लॉयड है तो न्यूसेलस भी डिप्लॉयड रहेगा, क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं हुई, और जब तक मियोसिस नहीं होती नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। द फंक्शनल मेगास्पोर जो बचा था, क्योंकि ये मियोसिस के बाद बना है, तो फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉइडी हैप्लॉइड हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें है मेगास्पोर के बाद फीमेल गैमेटोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट बचा, तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक की क्या होगी? वो जो बना है सारा ही हैप्लॉइड बना है, तो ये बी हैप्लॉइड होगा। अब आगे, अब थोड़ी सी डिटेल स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक की इसमें दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है? द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो माइटोसिस के द्वारा डिवीजन कर रहा है। क्यों? जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड में मियोसिस पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। कितनी बार माइटोसिस किया? 3 बार माइटोसिस किया। और टोटल मियोसिस कितने हुए थे? एक मियोसिस हुआ था। मतलब फर्स्ट और सेकंड को जोड़कर एक ही मियोसिस बोलते हैं, और माइटोसिस 3 हुए। क्या है इसमें आगे कि द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली। तो माइटोसिस के द्वारा ये डिवीजन कर रहा है टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। अब माइटोसिस किया तो 2 न्यूक्लियाई बनाए, और दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए, दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए, फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। पहला माइटोसिस हुआ फंक्शनल मेगास्पोर में। फर्स्ट माइटोसिस के बाद 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बना। इसके बाद फिर से सिक्वेंशियल माइटोसिस और होंगे, 2 सिक्वेंशियल माइटोसिस और होंगे, जो कि 4 न्यूक्लिएटेड एंड देन 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बना देगा। तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन गया था। तो हमने काउंट भी किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेगास्पोर बन गए। तो 8 मेगास्पोर बनने से 8 न्यूक्लिएटेड ये स्ट्रक्चर कहलाएगी अभी तक, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक स्टेज। अब आगे क्या है? इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट बेस दैट दीज माइटोसिस डिवीजन स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा भी था, ये न्यूक्लियर डिवीजन जो देखा था ये माइटोसिस के द्वारा हो रहा था, और ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। न्यूक्लियर डिवीजन तो है ही, साथ में हम ऐसा भी कहेंगे कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब इसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, सेल अभी डिवाइड नहीं कर रही है। नेक्स्ट इसमें क्या है? इसको हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोल रहे हैं। फिर इसके बाद इसमें सेल वॉल बनना शुरू होती है, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलोड बाय इमीडिएट सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन होगा लेकिन तुरंत सेल वॉल नहीं बनी थी, इसीलिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहलाएगा। क्योंकि अभी क्या कंडीशन बनी है कि अभी कई सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर है। अब यहां से सेलुलराइजेशन शुरू हुआ था, यहां से सेल वॉल बनना शुरू हुई थी। नेक्स्ट हम आगे इसमें देखते हैं, आफ्टर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाती है फिर इसमें सेल वॉल बनना शुरू होती है, तब एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। जब इसमें सेलुलराइजेशन हो जाएगा और सेल वॉल बन जाएगी तब ये एक फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, जिसको एम्ब्रियो सैक के नाम से हम जानते हैं।
ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। अगर एम्ब्रियो सैक के बाद डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें क्या क्या दिखाई देगा? 6 of 8 nuclei are surrounded by cell wall। 8 में से 6 के पास सेल वॉल आ जाती है। तो ये टोटल 8 थी, उनमें से 3 एक तरफ चलेगी, 3 एक तरफ चलेगी, तो इसके पास सेल वॉल, ये भी सेल वॉल वाली, ये भी सेल वॉल वाली, ये भी और ये भी। तो 6 के पास हमें सेल वॉल दिखाई दे रही है, 2 के पास सेल वॉल दिखाई नहीं देगी। अब आगे क्या कहता है? तो 6 out of 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cells। वो cells की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। the remaining 2 nuclei are called polar nuclei। जो बीच में बच गए थे उसको हमने polar nuclei बोल दिया, जो कि एकदम सेंटर में सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। बिलो द एग एपरेटस, यहाँ पे अगर हम देखें तो एग एपरेटस यहाँ पे बोला था, एग एपरेटस एग सेल और सिनर्जिड सेल को मिला के बोला था। लेकिन हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि एग एपरेटस से ऊपर की डायरेक्शन में पोलर न्यूक्लियाई है, जबकि यहां लिखा है कि जो रिमेनिंग टू न्यूक्लियाई है, जिसको हमने पोलर न्यूक्लियाई बोला था, वो सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन लार्ज सेंट्रल सेल। तो जबकि डायग्राम में हमें ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे बिलो लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों बोला गया है कि जो एग एपरेटस है वो डायग्राम में तो नीचे की साइड दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में बेस कौन था? अभी अभी हमने पढ़ा था कि बेस कौन था, ओव्यूल में पढ़ा था कि बेस हम मानते थे चेलजल पोल को। तो यहाँ भी चेलजा कहाँ है? ये एंटीपोडल साइड में चेलजल एंड होता है। तो एंटीपोडल साइड में जब चेलजल एंड होता है तो चेलजल एंड तो बेस हो गया। तो जो बेस होगा उसको अगर हम इसको टर्न करके ऊपर की डायरेक्शन में देखें, मतलब इसको बेस मानेंगे, तो उसके ऊपर तो ये डायरेक्शन होगी, मतलब कि डायग्राम उल्टा बनाया हुआ है। जबकि क्योंकि ये डायग्राम उल्टा बनाया हुआ है तो ये बेस है, तो ये इसका एपेक्स मानेंगे। मतलब अगर चेलजल एंड बेस है तो जो माइक्रोपाइलर एंड है वो इसका एपेक्स होगा। तो अगर बेस से एपेक्स की डायरेक्शन में देखेंगे तो ये तो टॉप पे हो गया, एग एपरेटस ऊपर की डायरेक्शन में हुआ, और जो सेंट्रल न्यूक्लियाई है, जो पोलर न्यूक्लियाई है, वो उसके नीचे बोले जाएंगे। डायग्रामेटिक अगर देखें तो डायग्राम के बेसिस पे तो जो एग एपरेटस है वो नीचे है पोलर न्यूक्लियाई के, लेकिन एक्चुअल में बेस मानते हैं चेलजल एंड को। तो इसके अकॉर्डिंग जो एग एपरेटस है वो ऊपर है और पोलर न्यूक्लियाई एग एपरेटस से नीचे है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है? देयर आर कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सेल्स का। 3 सेल्स आर ग्रुप्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट एग एपरेटस। ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल आ गई हैं। कौन कौन? 2 सिनर्जिड और एक एग सेल। तो इन दोनों को मिला, तीनों को मिला के हम एग एपरेटस बोलेंगे, जिसको हमने एग एपरेटस बोला। द एग एपरेटस in turn consist of 2 synergid and 1 egg cell. The synergid have special cellular thickening। synergid के पास एक special cellular thickening होती है, कहाँ पे? फिलीफॉर्म एपरेटस पे। तो यहाँ पे cellular thickening synergid सेल के अंदर होगी इस डायरेक्शन में, जो कि फिलीफॉर्म एपरेटस कहलाती है। क्या काम है इसका, आगे देखते हैं। which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid cell। तो जब पॉलिनेशन होता है, जब पॉलिनेशन होता है तो ये पोलन ग्रेन हम मान लेते हैं, ये एक्साइन हो गई इसकी। तो यहां से जब ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी तो ये पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करेगा। कौन? फिलीफॉर्म एपरेटस। तो यहाँ पे जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, इस पोलन ट्यूब को किस डायरेक्शन में आना है तो वो गाइड करने का काम होता है फिलीफॉर्म एपरेटस का। नेक्स्ट क्या है? 3 सेल्स आर एट चेलजल एंड, जो कि एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल इज मेंशन्ड अर्लियर। जो लार्ज सेंट्रल सेल है वो कौन सी थी? ये जो बीच में दिखाई दे रही है, इसको हम लार्ज सेंट्रल सेल बोलते हैं।
अब इस तरह से इसमें 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड स्टेज है। इसको हम 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज बोलते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी काउंट भी किया था, 3 3 और 2 कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। अगर सेल्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और ये सेंट्रल सेल 7, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ही कही जाती है। तो यहाँ पे हमने फीमेल गैमेटोफाइट कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।